वेलकम फ्रेंड। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वर्ल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्टोरिकल रीजन को देखेंगे, जिससे हमें इंटरनेशनल इशू समझने में इजी होगा और साथ ही साथ हमें इससे वेरियस एग्जाम के क्वेश्चन बनाने में भी आसानी होगी। चलते हम लोग सबसे पहले देखते हैं, हम लोग देखेंगे न्यू वर्ल्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट। तो न्यू एंड ओल्ड वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट आपको यूरोप से इमर्ज होता है जब यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मीन्स दैट 16th सेंचुरी में जब यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इमर्ज होता है, और इसी समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण यहाँ एज ऑफ डिस्कवरी की भी शुरुआत होती है, मतलब नए नए मार्केट खोजा जाता है अपने गुड्स को सेल करने के लिए। तो इस समय क्या होता है, ये वाला जो 0 डिग्री ग्रीनविच मीन लाइन टाइम है, इसके इधर वाला पार्ट मतलब वेस्टर्न साइड वाला पार्ट वाली जो ये कंट्री है, इसको न्यू वर्ल्ड कहा गया, क्योंकि यह पहली बार इन यूरोपियन कंट्रियों के द्वारा सर्च किया गया था, डिस्कवर किया गया था। जबकि ये वाला ईस्टर्न पार्ट जो था, ईस्टर्न पार्ट से पहले से ही इन लोगों का लैंड के द्वारा ट्रेड होता आ रहा था और कुछ जगह पर समुद्र के द्वारा भी होता आ रहा था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। कुछ इसका यदि हम लोग फैक्ट देखें तो फैक्ट जैसा कि सेम चीज़ है फैक्ट में, ये देख ले रहे हैं हम लोग जूम करके न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड के बारे में। तो मेजोरिटी ऑफ द अर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जैसा कि हम लोग ने देख चुका है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में मीन्स दैट अमेरिका वाला पार्ट, साउथ और नॉर्थ अमेरिका वाला पार्ट, स्पेसिफिकली द अमेरिका वाला पार्ट को कहते हैं। द टर्म गैनेड प्रोमिनेंस इन द अर्ली 16th सेंचुरी, वही हम लोग बात कर चुके हैं कि 16th सेंचुरी में ये टर्म आया ड्यूरिंग द एज ऑफ डिस्कवरी के समय। शॉर्टली आफ्टर द इटालियन एक्सप्लोरर, एक इटालियन एक्सप्लोरर थे जो सी एक्सप्लोरर, जिनका नाम था एमेरिगो वेस्पुकी, उसी ने ये वाला पार्ट जो है खोज किया था, मतलब वेस्टर्न वाला पार्ट खोज किया था, अमेरिका वाला पार्ट। तो इनको इन्होंने न्यू कॉन्टिनेंट बोला। और जो आपको इधर वेस्ट वाला पार्ट, ईस्ट वाला पार्ट है, ग्रीनविच मीन टाइम के ईस्ट वाला पार्ट है, जैसे कि आपको यूरोपियन वाला पार्ट हो गया, अफ्रीका वाला, एशिया वाला पार्ट हो गया और ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट हो गया, इनको हम लोग ओल्ड वर्ल्ड कहते हैं। तो आप ये ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। तो अब हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड एंड सेकेंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड एंड फोर्थ वर्ल्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलते हैं हम लोग पहले देखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड किसे कहते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट आपको वर्ल्ड वार सेकेंड के लास्ट होने के, मतलब तुरंत खत्म होने के बाद आया। फर्स्ट वर्ल्ड में ऐसे कंट्री आते हैं जो यूएसए से अलाइन रखने लगे जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड। जो आपको डेवलप्ड कंट्री है, कैपिटलिस्ट कंट्री है और इंडस्ट्रियल कंट्री है, जो जनरली अलाइंड विथ नेटो एंड यूएसए से जस्ट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार के खत्म होने के बाद हुआ। इसमें जनरली आपको इंडस्ट्रियलाइज कंट्री आते हैं। और कौन कौन कंट्री आते हैं तो आप देख सकते हैं, इसमें जो आता है लगभग आपको नॉर्थ अमेरिका का सारा कंट्री आता है, उसके बाद वेस्टर्न यूरोप वाला कुछ पार्ट, जापान, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया आता है, और अफ्रीका के भी कुछ कंट्री आते हैं जो पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार में या और सेकेंड वर्ल्ड वार में इन कंट्रियों से, मतलब यूएसए या कैपिटलिस्ट कंट्रियों से अलाइंड थे इसकी विचारधारा। जैसे कुछ वेस्टर्न सहारा के आते हैं और आपको साउथ अफ्रीका भी इसी के अंतर्गत, फर्स्ट वर्ल्ड के ही अंतर्गत आता है। और कुछ न्यूट्रल स्टेट है जिसमें यूरोप के स्विट्जरलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड, फिनलैंड, ये फर्स्ट वर्ल्ड में रखे जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट वर्ल्ड में वैसे कंट्री आते हैं जो आपको सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद कैपिटलिस्ट कंट्री, जो यूएसए कैपिटलिस्ट कंट्री था, उससे विचारधारा उनके मेल खाने लगे या उनके नाटो ग्रुप के मेंबर बनने लगे या उससे अलाइग्न हो गए। और इसको यदि हम लोग मैप पे देखें तो मैप पे देख सकते हैं, तो हम लोग ये वाला पार्ट जो हो गया पूरा, और वेस्टर्न यूरोप का पार्ट, ये वाला पार्ट कह सकते हैं, इधर से ये वाला पूरा पार्ट हो गया आपको, और कुछ अफ्रीका का थोड़ा सा पार्ट ये, और नीचे में साउथ अफ्रीका वाला पार्ट भी हो जाएगा, जैसे कि इधर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। उसके बाद आपको जापान भी इसी में आ जाएगा। उसके बाद आपका जो है ऑस्ट्रेलिया, ये आपको फर्स्ट वर्ल्ड में काउंट होने लगा। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं हम लोग सेकेंड वर्ल्ड यदि हम लोग देखें तो सेकेंड वर्ल्ड देखेंगे तो सेकेंड वर्ल्ड में ऐसे कंट्री आते हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद जिनकी विचारधाराएं, या जो आपको पहले सोवियत यूनियन से अलाइंड थे, या जो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट कंट्री पहले थे, या जो सोवियत यूनियन से अलाइंड थे, तो वैसे कंट्री आए जाने लगे इसमें। इसको ईस्टर्न ब्लॉक भी कहा जाता है, या ये कंट्री आपको सोवियत यूनियन के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वाले कंट्री भी है। यदि इसको हम लोग देखेंगे तो इसमें कौन से कंट्री आते हैं,
तो आप कह सकते हैं कुछ ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप की कंट्री जैसे कि पोलैंड, ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया एंड बाल्कन इसमें आते हैं। और आपको एशिया के कुछ कम्युनिस्ट कंट्री जैसे कि चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, लाओस इसके अंतर्गत आते हैं। यदि आप मैप से देखेंगे कि सेकेंड वर्ल्ड में कौन कंट्री आते हैं तो मैप से भी हम लोग देख लेते हैं। मैप से ये वाला पूरा पार्ट यहाँ से, जैसे आप कह सकते हैं यहाँ से लेकर के ये वाला पूरा पार्ट इधर, ये रसिया, ये वाला पूरा पार्ट हो गया आपका। उसके बाद मंगोलिया भी इसमें आ जाता है। पहले जो भी आपको रसिया या यूएसएसआर के पार्ट थे वो सारे इसमें आ जाते हैं। और कुछ जो एशिया में आपको जो मार्क्सिस्ट या सोशलिस्ट कंट्री थे जैसे कि चाइना, ये वाला पार्ट, उसके बाद नॉर्थ कोरिया जो यहाँ वाला पार्ट हुआ वो, उसके बाद यहाँ आपको वियतनाम और लाओस का भी पार्ट इसी में आ जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है सेकेंड वर्ल्ड किसको कहते हैं। तो ये वाला पार्ट सेकेंड वर्ल्ड हुआ। अब देखते हैं हम लोग थर्ड वर्ल्ड। तो थर्ड वर्ल्ड में वैसे कंट्री आते हैं जो कोल्ड वर्ल्ड वार के समय किसी भी पार्ट का सदस्य नहीं बना, मतलब ना तो कैपिटलिस्ट कंट्री की तरफ या ना तो मार्क्सिस्ट कंट्री के तरफ अलाइंड हुआ, जो कि आपको कह सकते हैं नाम के नॉन अलाइंड मूवमेंट से जो भी कंट्री जुड़े थे वो थर्ड वर्ल्ड में काउंट होने लगा। तो जैसे कि हम लोग यदि देखें तो ये थर्ड वर्ल्ड में वैसे कंट्री जो नॉन अलाइंड मूवमेंट से जुड़ गए, जैसे जो या तो ना आपको नेटो का पार्ट बना, ना ही आपको वर्सा पैक्ट का पार्ट बना, ना तो यूएसए की तरफ गए ना ही रशियन या यूएसएसआर की तरफ गए। तो जैसे कि इसमें हम लोग देख लें तो इसमें यदि देखें तो हम लोग कह सकते हैं और ये आपको ये सब कंट्री इंडिया वाला पार्ट आ गया, अफ्रीका के बहुत सारे कंट्री आ गए, उसके बाद आपको ये साउथ अमेरिका और ये वाला पार्ट जो है सेंट्रल अमेरिका वाला पार्ट, बहुत सारे कंट्री आ जाते हैं इसमें। तो ये आप कह सकते हैं थर्ड वर्ल्ड वाला कंट्री है। ये कंट्री आपको मेजरली रूप से डेवलपिंग कंट्री है, जो ओईसीडी के अनुसार डेवलपिंग कंट्री के दर्जा में रखा गया है, ऐसे कंट्री इसमें आते हैं। अब है आपको फोर्थ वर्ल्ड। तो फोर्थ वर्ल्ड में ऐसे इसमें कोई कंट्री तो आते नहीं है, लेकिन कंट्री का कुछ पॉकेट आता है। फोर्थ वर्ल्ड एक तरह से आपको कॉमन रूप से रिप्रेजेंट करता है। जैसे आपको इंडिजिनियस पीपुल है, ट्राइबल्स पीपुल है, जैसे किसी भी कंटिनेंट में जो अभी के मॉडर्नाइजेशन से बिल्कुल अपरिचित है, या जिसको अभी के मॉडर्नाइजेशन से या अभी की सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है, वो फोर्थ वर्ल्ड में ऐसे पीपल्स जो है या फोर्थ वर्ल्ड नेशन में ऐसे पीपल्स आते हैं। जैसे आपको ट्राइबल्स पीपल्स अफ्रीका में भी है, मसाई और सारे बहुत सारे हैं। यहाँ रेड इंडियन ट्राइब्स है, इंडिया में भी बहुत सारे ट्राइब्स है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, हर जगह है ट्राइब्स इंडिजिनियस पीपल जो फोर्थ वर्ल्ड में काउंट होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यदि हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में देख ले तो सेम ये है, आपको इसका फैक्ट लिखा हुआ है, आप इसको रोक के पढ़ सकते हैं। सेम चीज़ जो हमने बोला है वही चीज़ लिखा हुआ है। और फोर्थ वर्ल्ड के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो ये वाला है लिखा हुआ, यहाँ सेम चीज़ है, आप देख सकते हैं। और फर्स्ट वर्ल्ड में चाहिए उसका आप PDF देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं, ये सारा आपको लिखा हुआ है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। अब हम लोग देखते हैं ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ को। तो पहले हम लोग देखते हैं ग्लोबल नॉर्थ के बारे में देखते हैं। तो ग्लोबल नॉर्थ को यदि हम लोग कहें तो ग्लोबल नॉर्थ वाला पार्ट जो होता है, यदि मैप से हम लोग देखेंगे तो चलो पहले हम लोग मैप से देखते हैं ग्लोबल नॉर्थ में कौन सा पार्ट आता है। तो ग्लोबल नॉर्थ में मेजरली आपको इकोनॉमिकली एडवांस्ड कंट्री जो होते हैं टोटल, उसको ग्लोबल नॉर्थ में रखा जाता है। जैसे आप कहेंगे तो आप ले सकते हैं, ये लाइन देख सकते हैं, ये वाला पार्ट जो है आपको, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है आपको ग्लोबल नॉर्थ में इस तरह से ऊपर वाला पार्ट जो है आपको ग्लोबल नॉर्थ में आता है, जबकि आपको नीचे वाला पार्ट जो है, नीचे वाला पार्ट ये ग्लोबल साउथ में आता है। ऊपर वाला पार्ट ग्लोबल नॉर्थ में, ऊपर वाला पार्ट इकोनॉमिकली और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, जबकि नीचे वाला पार्ट जो है आपको नहीं है। इस तरह से ये डेवलपिंग कंट्री मेजरली है। इसमें आपको देखेंगे तो सभी पुअर कंट्री आते हैं और हर एक लेवल पे लगभग अभी डेवलप कर रहे हैं। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। इसमें आपको इंडिया भी ग्लोबल साउथ में ही आता है। ग्लोबल साउथ का एक समूह भी है, जिसमें आपको आप कह सकते हैं इसका मेजर है ब्रिक्स है, जबकि ऊपर वाले का बहुत सारा है। तो यदि हम लोग इसको फैक्ट से देखें तो फैक्ट से यहाँ से देख सकते हैं, ये वाला पार्ट आप देखिए, इसमें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं ग्लोबल साउथ इज अ टर्म ब्रॉडली कंप्राइज कंट्री इन द रीजन ऑफ अफ्रीका। ग्लोबल साउथ की बारे में बात कर रहे हैं, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन आइलैंड, एशिया के कंट्री, लेकिन एशिया के जो भी कंट्री आते हैं उसमें इजराइल, जापान और साउथ कोरिया नहीं आएंगे, एंड ओसनिया, हालांकि चाइना आएंगे इसमें,
ओशनिया कंट्री में आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड नहीं आएगा, जैसा कि हम लोगों ने मैप देख चुका है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटेड के अनुसार मोस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी, मतलब ज़्यादा पॉपुलेशन आपको ग्लोबल साउथ में ही रहता है। मेनी कंट्री इन ग्लोबल साउथ आर कैरेक्टराइज्ड बाय द लो इनकम, डेंस पॉपुलेशन, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑफन पॉलिटिकल और कल्चरली मार्जिनलाइजेशन, मतलब ये हर तरह से पिछड़े जनरली होते हैं। उसके बाद यदि हम लोग देखें तो आपको ग्लोबल नॉर्थ के बारे में यदि हम लोग देखें तो ग्लोबल नॉर्थ का जो है आपको कंप्राइजिंग नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, इजराइल, जापान एंड साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड इसके पार्ट है। अकॉर्डिंग टू अंकटेड, ग्लोबल नॉर्थ में वैसे कंट्री आते हैं जो आपको ज़्यादातर इकोनॉमिकली एडवांस्ड कंट्री होते हैं। तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं यार। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले को मोटा मोटी जो है ब्रॉडली आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले कंट्री को ग्लोबल नॉर्थ में और साउदर्न हेमिस्फीयर वाले को ग्लोबल साउथ में रखा जाता है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। अब देखते हैं हम लोग ऑक्सीडेंट एंड ओरिएंटल वर्ल्ड, ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटल वर्ल्ड। तो यदि इसको हम लोग मेजरली ब्रॉडली देखें तो आपको जो 0 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम है उसके वेस्टर्न साइड वाले को ऑक्सीडेंटल या ऑक्सीडेंट वर्ल्ड कहा जाता है और ईस्टर्न साइड वाले को ओरिएंटल वर्ल्ड कहा जाता है। ऑक्सीडेंटल को ऐसा माना जाता है कि सनसेटिंग कंट्री का पॉइंट माना जाता है और ओरिएंटल को सनराइजिंग कंट्रियों का पॉइंट माना जाता है। तो आपको ओरिएंटल में ऐसे आप पता लगा ही सकते हैं मैप से। यदि हम लोग देखें तो मैप से देखें तो आपको ये वाला पार्ट जो हो गया ये 0 डिग्री ग्रीनविच मीन टाइम हो गया, इधर वाला पार्ट आपको ऑक्सीडेंटल वाला पार्ट हो गया, इधर वाला ओरिएंटल वाला पार्ट हो गया। मतलब आपको न्यू वर्ल्ड वाला पार्ट जो हो गया ना ऑक्सीडेंटल वाला हो गया और ओल्ड वर्ल्ड वाला पार्ट जो हो गया ओरिएंटल वाला हो गया। और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये ग्रीक और लेटिन हिस्ट्री के आधार पे डिवाइड किया गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मेजो अमेरिका को देखते हैं। तो मेजो अमेरिका का पार्ट जो है आपको मेजो अमेरिका आपको सेंट्रल, ये वाला जो है सेंट्रल अमेरिका वाला पार्ट इसको मेजो अमेरिका कहा जाता है। ये वाला पार्ट जो है इसको ही मेजो अमेरिका कहा जाता है। इसमें कौन कौन से कंट्री आते हैं तो ये यदि हम लोग देख लें तो यहाँ आप देख ही सकते हैं मैक्सिको, बेलीज, जमाइका, होंडुरास, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, कोस्टारिका, ये सब कंट्री इसमें आते हैं। जैसे इसका एक प्रॉपर मैप से देखें तो ये वाला दिख रहा है आपको सेंट्रल अमेरिका वाला पार्ट, यही आपको मेजो अमेरिका में आता है। या इसका एक और मैप है आप इससे समझ सकते हैं, ये वाला जो है आपको मेजो अमेरिका वाला पार्ट है। ये वाला मैक्सिको का पूरा पार्ट नहीं आता है, कुछ पार्ट आता है। तो और इधर होंडुरास का भी और निकारागुआ का और कोस्टारिका का भी पूरा पार्ट नहीं आता, कुछ पार्ट आता है। ये मेजो अमेरिका है। ये कल्चरली आपको होमोजीनियस है इसलिए इसको मेजो अमेरिका कहा जाता है। यदि इसका कॉन्सेप्ट यहाँ से देखें फैक्ट पीडीएफ से तो देख लेते हैं। कंप्राइजिंग द मॉडर्न डे कंट्री ऑफ कोस्टारिका, निकारागुआ, होंडुरास, अल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला, बेलीज एंड सेंट्रल टू साउथ मैक्सिको, ये सब पार्ट जो है आपको मेजो अमेरिका वाले में आता है। जैसा कि लिखा हुआ 4000 ऑफ ईयर्स दिस एरिया वाज पॉपुलेटेड बाय ग्रुप ऑफ सच एज द ओलमेक, जेपोटेक, माया, टोलटेक एंड एजटेक पीपुल्स के द्वारा यह एरिया इनहिबिटेड किया जाता है। और कल्चरल ट्रेट एंड दैट डिफाइन द रीजन इंक्लूड द डोमेस्टिकेशन ऑफ मेज। ये मेजो अमेरिका वाला जो पार्ट्स है इसमें जो इसका एक कल्चरल ट्रेट था, ये लोग क्या करते थे तो मेज, मकई, बीन्स, एवोकाडो ये सब और वनीला ये सब को ये लोग ग्रो करते थे, इनका एक कल्चरल ट्रेड था। तो ये ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पे चलते हैं तो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे एक अलग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट में हम लोग कैरेबियन आइलैंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं कैरेबियन आइलैंड कौन सा पार्ट है, तो जैसे कि हम लोग मैप से यदि यहाँ से देखें तो कैरेबियन आइलैंड वाला पार्ट जो है ये आपको अटलांटिक ओशन में चलेंगे, गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास। तो यहाँ पूरा ये वाला पार्ट जो है कैरेबियन आइलैंड में आता है। इसमें ये सारे कंट्री आपको दिख रहा है। यदि इसका एक प्रॉपर मैप से देखें तो हम देखते हैं एक प्रॉपर मैप से कैरेबियन का ये वाला है, ये है आपको कैरेबियन कंट्री। ये इसमें कैरेबियन कंट्रीज में बहुत सारा कंट्री मिला हुआ है, छोटे छोटे बहुत सारे कंट्री, जिसमें क्यूबा भी आता है, जमैका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, द बहामास, बरमुंडा, कोकश आइलैंड, प्यूर्टो रिको, सेंट केटिस और बारबाडोस, सेंट विंसेंट, त्रिनाद एंड टोबैगो, ये सारे बहुत सारे कंट्री इसमें इंक्लूड किया जाता है कैरेबियन आइलैंड में। इन्हीं सबको मिला के क्रिकेट टीम भी बना हुआ है। ये सारे कोई एक स्पेशल कंट्री नहीं है, तो आप ध्यान में रख सकते हैं इसको वेस्ट इंडीज भी कहा जाता है। टोटल को वेस्ट इंडीज भी कहा जाता है। ये वेस्ट इंडीज इसी कैरेबियन आइलैंड का क्रिकेट टीम है, वेस्ट इंडीज।
उसके बाद यदि नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, देखते हैं लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका का जो पार्ट है, इन्हीं को मिला के आपको लैटिन अमेरिका कहा जाता है। ये पूरा पार्ट जो है इसको लैटिन अमेरिका कहा जाता है। तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं। यदि इसके प्रॉपर मैप से देखें तो ये है लैटिन अमेरिका का आपको मैप, आपको दिख रहा है लैटिन अमेरिका। तो ये जो दिख रहा है ये पूरा आपको लैटिन अमेरिका में ही आता है, ये वाला पूरा पार्ट। तो लैटिन अमेरिका के बारे में कुछ फैक्ट्स देखें तो देख लेते हैं। लैटिन अमेरिका इज अ कल्चरल कॉन्सेप्ट डिनोटिंग द अमेरिकास वेयर रोमेंस लैंग्वेज जो है आपको प्रचलित है। लैंग्वेज ड्राइवेड फ्रॉम लैटिन आर प्रोमिनेंट, जो मुख्यतः आपको प्रोमिनेंट है। द टर्म वाज क्वाइनेड इन फ्रांस इन द मिड 19th सेंचुरी। ये जो आपको लैटिन अमेरिका टर्म है क्वाइंड किया गया आपको मिड 19th सेंचुरी में फ्रांस के द्वारा, टू रिफर द रीजन ऑफ अमेरिका दैट वेयर रूल्ड बाय स्पेनिश, पुर्तगीज एंड फ्रेंच एम्पायर्स। तो जो आपको अमेरिका का साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका वाला पार्ट था, जो कंट्री स्पेनिश और पुर्तगीज एंड फ्रेंच के द्वारा एम्पायर के द्वारा रूल किया जाता था, उसी को लैटिन अमेरिका का नाम दिया गया। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये ध्यान में रख सकते हैं। और यदि इसका एक प्रिसाइज में टर्म देखें तो वो है आपको द टर्म डज नॉट हैव अ प्रिसाइज डेफिनेशन बट इट इज कॉमनली यूज टू डिस्क्राइब साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको एंड आइलैंड ऑफ कैरेबियन आइलैंड को भी आपको इसमें लैटिन अमेरिका में इंक्लूड किया जाता है। इन नैरो सेंस इट्स रिफर्स हिस्पैनिक अमेरिका, ब्राजील, फ्रेंच वेस्ट इंडीज एंड एंटिलिस, कॉर्ले, फ्रेंच स्पीकिंग कैरेबियन कंट्रीज। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट देखते हैं यूरोपियन पार्ट देखते हैं। तो यूरोपियन पार्ट आपको ये वाला जो पूरा है यहाँ से लेकर इस तरह से आपको यूरोपियन पार्ट में आता है। तो यूरोपियन पार्ट में हम लोग देखेंगे पहले स्कैंडिनेवियन कंट्री। स्कैंडिनेवियन कंट्री में आपको मेजर रूप से आपको आता है फिनलैंड, ये वाला स्वीडन, नॉर्वे, और कुछ पार्ट जो है आपको डेनमार्क का भी आ जाता है, और ये वाला आइसलैंड वाला जो पार्ट है ये भी आ जाता है, इतना आ जाता है। ये आता है स्कैंडिनेवियन कंट्री में। यदि इसका प्रॉपर मैप हम लोग देखें तो ये है आपको स्कैंडिनेवियन कंट्री का प्रॉपर मैप, आप देख सकते हैं ये वाला स्कैंडिनेवियन कंट्री का प्रॉपर मैप है। अब चलेंगे हम लोग देखेंगे नॉर्डिक कंट्री। तो नॉर्डिक कंट्री को देखेंगे तो इसी में नॉर्डिक कंट्री भी आता है। तो ये आपको दिख रहा है नॉर्डिक कंट्री। नॉर्डिक कंट्री में जैसा आपको दिख रहा है कि फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड और ग्रीनलैंड वाला पार्ट जो है ये आपको नॉर्डिक कंट्री में आता है। ये लगभग आपको स्कैंडिनेवियन कंट्री से ओवरलैप करता है, तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं। इन सब कंट्रियों का जो होता है आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, रिचनेस, एजुकेशन लेवल, लिविंग स्टैंडर्ड सब कुछ है, हैप्पीनेस भी है, इन्वायरमेंट, इको सिस्टम भी है। तो आप ध्यान में रखना है। क्यों है? तो क्योंकि ये लोग जो है आपको कोल्ड कंट्री में आते हैं, इसलिए इन लोग का सब कुछ है, और भी इन सबका एजुकेशन लेवल भी बहुत है, बहुत कुछ इन लोग का हाई है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बाल्टिक नेशंस देखते हैं। बाल्टिक नेशंस जो है आप देख सकते हैं इस मैप से। बाल्टिक नेशन में इस्टोनिया, लताविया और लुथियानिया आता है। तो ये 3 कंट्री आपको बाल्टिक नेशन में आता है। तो ये बाल्टिक सी यहाँ पर है, उसके सटे हुए। यदि इसको हम लोग वर्ल्ड के मैप में देखें तो ये वर्ल्ड के मैप में देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ये वाला पार्ट को जूम कर लेते हैं और यहाँ देखते हैं, ये वाला है आपको बाल्टिक नेशन और ये है बाल्टिक सी। तो आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे सेचेगन या सेंगन एरिया। सेंगन एरिया यूरोपियन वाले यूनियन, जो यूरोपियन यूनियन जो है उसी पूरे पार्ट को कहते हैं हम लोग सेंगन एरिया। तो ये ध्यान में रखना है सेंगन एरिया। जैसे सेंगन एरिया के यहाँ लिखा हुआ है कि द वर्ल्ड लार्जेस्ट वीजा फ्री जोन। सेंगन एरिया जो है आपको वर्ल्ड का लार्जेस्ट वीजा फ्री जोन है, ये ध्यान में रखना है। सेंगन वर्ल्ड लार्जेस्ट वीजा फ्री जोन। सेंगन एरिया सिग्निफाई जोन वेयर 27 यूरोपियन कंट्री abolished their internal borders for the free and unrestricted movement of people in harmony with the common rules of controlling external borders and fighting criminality by strengthening common judicial system and police corporation। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखते हैं शेंगन एरिया जो है आपको शेंगन एरिया कितने को कवर करती है। तो शेंगन एरिया कवर मोस्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन कंट्री एक्सेप्ट किसको छोड़ के, आयरलैंड को छोड़ के, एंड द कंट्री दैट आर सुन टू बी पार्ट ऑफ द शेंगन एरिया। जैसे कि रोमानिया, बुल्गारिया इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, और ना ही इसके अंदर आयरलैंड आते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। और कुछ जो यूरोपियन यूनियन कंट्री के मेंबर नहीं भी है वो भी इसके शेंगन एरिया के पार्ट है, या वीजा वर्ल्ड का लार्जेस्ट वीजा फ्री जोन का पार्ट है, जैसे कि नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, ये और लाइचेस्टेन एंड और भी इनके पार्ट है।
तो ये ध्यान में रखना है। तो शेंगन एरिया आपको यूरोपियन एरिया या यूरोपियन यूनियन के ही पार्ट है। यदि मैप से आप देखेंगे तो आपको ये वाला पार्ट में ही शेंगन एरिया आता है। ये वाला पार्ट में ही शेंगन एरिया आता है। एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट वीजा फ्री जोन है। अब चलते हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखते हैं हम लोग बेनेलुक्स को। बेनेलुक्स क्या है? तो बेनेलुक्स जो है आपको यूरोपियन कंट्री का ही पार्ट है। इसमें आपको ये वाला पार्ट आता है। यहाँ देखें तो ये वाला पार्ट जो है 3 कंट्री इसमें आते हैं। यहाँ के यहाँ जो आते हैं आपको लग्जमबर्ग आते हैं और आपको आते हैं बेल्जियम एंड नीदरलैंड। नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग किसके अंतर्गत आता है? तो आपको बेनिन लक्स के अंतर्गत आता है। तो ये भी ध्यान में रख सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखते हैं हम लोग बाल्कन कंट्री। बाल्कन कंट्री जो है आपको, ये आपको मैप दिख रहा है, ये सब जो है बाल्कन कंट्री में आते हैं। बाल्कन कंट्री में ये बाल्कन एक माउंटेन है आपको बुल्गारिया में, उसी के नाम पर ये इन कंट्रियों का नाम बाल्कन कंट्री रखा गया है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं इसमें कितने कंट्री आते हैं। मालदावो, रोमानिया, बुल्गारिया, उसके बाद मैसेडोनिया, अल्बानिया, कोसोवो, सर्बिया, मोंटेनिग्रो, बोस्निया हर्गोविना, कोर्सिया, ये सब आपको जो है बाल्कन कंट्री में आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ एड्रियाटिक सी है, एनियन सी है, यहाँ एजियन सी है, यहाँ सी ऑफ मरमरा है और यहाँ जो है आपको ब्लैक सी है। इनके बीच में ये गिरा हुआ है यूरोपियन पार्ट में। यदि इसको हम लोग वर्ल्ड मैप से देखें तो आपको ये वाला पार्ट आपको बाल्कन में आता है। ये वाला पार्ट यहाँ जो है ये वाला पार्ट आता है। आप ध्यान में रख सकते हैं कि ये जो है ये यहाँ से ये बाल्कन में आता है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे। और इसका हम लोग जो है एक्सटेंड सेकेंड पार्ट में करेंगे।